नमस्कार दोस्तों, क्या हमारे पड़ोस में बैठा एक मुल्क अब यह तय करेगा कि हिंदुस्तान के एक राज्य में किसकी सरकार होगी और कौन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा? क्या अब वह दौर आ गया है जब सरहद पार से सीधे भारत के प्रधानमंत्री को जान से मारने की धमकियां दी जाएंगी और हम खामोश रहेंगे? आखिर ऐसा क्या हुआ कि पश्चिम बंगाल में सत्ता का परिवर्तन होते ही बांग्लादेश के कलेजे पर सांप लौटने लगा है और वहां से युद्ध के नगाड़े बजाए जा रहे हैं? आज हम एक ऐसी साजिश की परतें खोलने जा रहे हैं जो हिंदुस्तान की सुरक्षा और संप्रभुता को सीधे चुनौती दे रही है। पश्चिम बंगाल के अंदर जैसे ही ममता दीदी की सरकार की विदाई हुई और सत्ता की कमान शुभेंदु अधिकारी के हाथों में आई, वैसे ही बांग्लादेश के अंदर एक अजीब सी बेचैनी और गुस्सा देखने को मिल रहा है। यह गुस्सा सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अब यह खुलेआम धमकियों में तब्दील हो चुका है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका की सड़कों पर जो हुआ उसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। वहाँ एक बहुत बड़ी रैली निकाली गई जिसमें हजारों की तादाद में कट्टरपंथी और मौलाना शामिल हुए। इस भीड़ के बीच से जो आवाजें निकली वे किसी भी देश को हिला देने के लिए काफी हैं। वहां मौजूद एक मौलाना ने सरेआम यह कह दिया कि भारत हमारे सामने कुछ भी नहीं है। उसने केवल भारत को ही नहीं बल्कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के एक होने की बात भी कही। उनकी दलील है कि अगर बांग्लादेश और पाकिस्तान मिल जाएं और साथ ही हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले 40 करोड़ मुसलमान भी उनके साथ खड़े हो जाएं, तो भारत के हिंदू उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। यह नफरत की वह आग है जिसे पड़ोसी मुल्क में सुलगाया जा रहा है। उनकी मांग इतनी अजीब और खतरनाक है कि उसे सुनकर कोई भी हैरान रह जाए। वे कह रहे हैं कि आने वाले 24 घंटों के भीतर ममता दीदी को फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया जाए, वरना बांग्लादेश भारत पर एक बहुत बड़ा हमला कर देगा। सोचिए, एक दूसरा देश हमारे लोकतांत्रिक चुनाव के नतीजों को पलटने की धमकी दे रहा है। इन कट्टरपंथियों का कहना है कि भारत के जो 26 प्रांत हैं, वे उनके सामने टिक नहीं पाएंगे और वे पाकिस्तान की मदद से इन सभी इलाकों को पूरी तरीके से उजाड़ देंगे। यह सीधे तौर पर युद्ध का ऐलान है। इतना ही नहीं, उनकी बदतमीजी इस कदर बढ़ गई है कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी, पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से माफी मांगने को कहा है। उन्हें किस बात के लिए माफी चाहिए, इसका कोई तर्क उनके पास नहीं है। बस वे अपनी दादागिरी दिखाना चाहते हैं। बांग्लादेश के इन लोगों को लगता है कि वे 24 घंटे की मोहलत देकर भारत जैसी महाशक्ति को झुका देंगे। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर ममता दीदी की विदाई से बांग्लादेश को इतना दर्द क्यों हो रहा है? इसका जवाब छिपा है उन सालों में जब पश्चिम बंगाल की सीमाएं घुसपैठियों के लिए खुली हुई थीं। आप सभी को याद होगा कि चुनाव से कुछ समय पहले पश्चिम बंगाल में एक विशेष जांच अभियान चलाया गया था, जिसके तहत करीब 92 लाख लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए थे। ये वो लोग थे जो पश्चिम बंगाल के असली निवासी नहीं थे, बल्कि सरहद पार से आकर यहाँ बस गए थे। जब इन लोगों को वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू हुई तब ममता दीदी को बहुत तकलीफ हुई थी, और अब जब ममता दीदी खुद सत्ता से बाहर हो गई हैं, तो बांग्लादेशी रो रहे हैं। यह एक ऐसा अटूट रिश्ता दिखाई देता है जिसने सालों तक पश्चिम बंगाल की डेमोग्राफी यानी वहां की जनसंख्या के ढांचे को पूरी तरह बदल कर रख दिया। साल 2011 से लेकर 2026 तक का वो लंबा अरसा जब बंगाल के अंदर घुसपैठियों ने न सिर्फ डेरा डाला बल्कि वहां के स्थानीय लोगों का रोजगार छीना, उनकी जमीनें कब्जाई और वहां की बहू बेटियों के साथ शादियां करके अपना कुनबा बढ़ाया। ममता दीदी के कार्यकाल में बांग्लादेश के साथ लगती सीमाओं पर फेंसिंग यानी कटीले तार लगाने का काम कभी ठीक से होने ही नहीं दिया गया। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने शपथ लेते ही जो तेवर दिखाए हैं, उसने बांग्लादेश के आकाओं की नींद उड़ा दी है। उन्होंने साफ कर दिया है कि अगले 45 दिनों के भीतर बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल की सीमा को पूरी तरह सील कर दिया जाएगा। सीमा सुरक्षा बल यानी BSF वहां ऐसा अभेद्य किला बना देगी कि परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। इसके अलावा उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की तर्ज पर शूट एट साइट यानी देखते ही गोली मारने के आदेश की बात भी कही है। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा है कि अगर सीमा के पास कोई भी घुसपैठिया संदिग्ध हालत में दिखता है जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, तो उस पर सीधा एक्शन लिया जाएगा। इसी कड़ी में हाल ही में 2 बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई और उनके शव वापस भेजे गए। इस कड़े रुख ने बांग्लादेश के विदेश मंत्री को भी बौखला दिया है। वे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दुहाई दे रहे हैं कि भारत उनके लोगों को जबरदस्ती वापस नहीं भेज सकता। खतरा सिर्फ सीमा तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी की जान को लेकर भी अब बड़ी खबरें आ रही हैं।
हाल ही में जब प्रधानमंत्री एक उद्घाटन समारोह में गए थे तो वहां विस्फोटक सामग्री मिलने की खबर आई, यानी देश के भीतर और बाहर दोनों तरफ से साजिशें रची जा रही हैं। उधर प्रधानमंत्री मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था और संसाधनों को बचाने के लिए एक पहल की और अपने काफिले की गाड़ियों की संख्या आधी करने का फैसला लिया ताकि खर्च कम हो सके। लेकिन इस बात को भी पड़ोसी मुल्क में गलत तरीके से लिया जा रहा है और वे इसे कमजोरी के तौर पर देख रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियां अब हाई अलर्ट पर हैं क्योंकि दो बड़े नेताओं को जान से मारने की धमकी देना कोई छोटी बात नहीं है। बांग्लादेश की इस बौखलाहट के पीछे एक और बहुत बड़ा कारण है और वो है पानी। साल 2026 में गंगा जल समझौते को 30 साल पूरे होने जा रहे हैं और यह समझौता इसी साल खत्म हो जाएगा। जैसे पाकिस्तान हमेशा पानी की भीख मांगता रहता है, अब वैसे ही हालात बांग्लादेश के होने वाले हैं। उन्हें डर है कि अगर भारत ने अपने कड़े रुख की वजह से पानी की सप्लाई पर नियंत्रण कर लिया तो बांग्लादेश प्यासा मर जाएगा। इसके अलावा शेख हसीना को भारत द्वारा शरण दिए जाने से भी वहां की वर्तमान मोहम्मद यूनुस सरकार और कट्टरपंथी गुट काफी नाराज हैं। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में इन बांग्लादेशी घुसपैठियों ने अपना जो नेटवर्क फैलाया था वह अब टूटने की कगार पर है। अगर यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहता तो 2047 तक भारत के कई हिस्सों का चेहरा पूरी तरह बदल चुका होता। इसी इलाके से सबसे ज्यादा गो तस्करी, नशीली दवाओं का कारोबार और जाली नोटों का धंधा चलता था। कट्टरपंथी नेटवर्क इसी रास्ते से भारत में दाखिल होता था। अब जब शुभेंदु अधिकारी ने इन सभी रास्तों को बंद करने का संकल्प ले लिया है तो बांग्लादेश तड़प रहा है। उन्हें लग रहा है कि चीन से खरीदे गए हथियारों के दम पर वे भारत को डरा देंगे। चीन ने जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की मदद की थी और अपने हथियारों की टेस्टिंग की थी, वही खेल अब बांग्लादेश के कंधे पर बंदूक रखकर खेला जा सकता है। लेकिन उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह आज का हिंदुस्तान है जो अपनी रक्षा करना बखूबी जानता है। 15 साल की लंबी गुलामी जैसी स्थिति के बाद बंगाल की जनता अब राहत की सांस ले रही है, क्योंकि अब वहां तुष्टीकरण नहीं बल्कि कानून का राज चलने की उम्मीद जगी है। CAA और NRC का डर भी इन लोगों को सता रहा है, क्योंकि इसके लागू होते ही घुसपैठियों की पहचान आसान हो जाएगी। बांग्लादेश के मौलानाओं की ये रैलियां और धमकियां दरअसल उनकी हार की खींच है। भारत की सुरक्षा एजेंसियां और सरकार इस वक्त पूरी तरह मुस्तैद हैं और किसी भी दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। यह लड़ाई सिर्फ एक राज्य की सत्ता की नहीं है बल्कि भारत की अखंडता और सुरक्षा की है, जिसे चुनौती देने वाले अब अपनी खैर मनाएं। बात सिर्फ एक सरहद की या कटीले तारों की नहीं है, बात उस गहरी साजिश की है जो हिंदुस्तान के सीने पर खंजर घोंपने के लिए रची जा रही है। आप सोचिए कि जिस सिलीगुड़ी कॉरिडोर को हम देश की गर्दन कहते हैं, जिसे चिकन नेक के नाम से पूरी दुनिया जानती है, उस इलाके में अस्थिरता पैदा करने की ये कितनी बड़ी कोशिश है। बांग्लादेश के ये कट्टरपंथी जानते हैं कि अगर पश्चिम बंगाल में एक ऐसी सरकार आ गई जो सुरक्षा के मामले में रत्ती भर भी समझौता नहीं करेगी तो उनके बरसों पुराने वो मंसूबे मिट्टी में मिल जाएंगे जिनके जरिए वे भारत को अंदर से खोखला करना चाहते थे। अभी जो ढाका की गलियों से शोर उठ रहा है उसके पीछे सिर्फ ममता दीदी का मोह नहीं है, बल्कि वो डर है कि अब उनकी अवैध कमाई और घुसपैठ का रास्ता हमेशा के लिए बंद होने जा रहा है। हिंदुस्तान के खिलाफ इस नफरत में चीन और पाकिस्तान के शामिल होने की आशंकाओं को आप नकार नहीं सकते। जिस तरह से बांग्लादेश अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने के लिए चीन से हाथ मिला रहा है वह किसी बड़ी चाल का हिस्सा लगता है। वे भूल रहे हैं कि साल 1971 में इसी हिंदुस्तान ने उन्हें पहचान दिलाई थी, लेकिन आज वही मुल्क एहसान फरामोशी की सारी हदें पार कर चुका है। अब जरा गौर कीजिए उस आर्थिक चोट पर जो भारत दे सकता है। बांग्लादेश को यह याद रखना चाहिए कि उनकी रसोई में जो नमक और प्याज पहुंचता है, उनके कारखानों को जो बिजली मिलती है, उसका एक बड़ा हिस्सा इसी सरहद के जरिए जाता है जिसे वे आज चुनौती दे रहे हैं। अगर भारत ने अपनी व्यापारिक नीतियां सख्त कर दी तो बांग्लादेश के अंदर भुखमरी के हालात पैदा हो सकते हैं, लेकिन उन्हें इसकी फिक्र नहीं है। उन्हें फिक्र है तो बस अपनी उस कट्टरपंथी विचारधारा की जो उन्हें अमन की जगह जंग की ओर धकेल रही है। पश्चिम बंगाल के नए निजाम ने साफ कर दिया है कि अब सरकारी फाइलों में नहीं बल्कि जमीन पर काम होगा। जो लोग बरसों से फर्जी पहचान पत्र बनाकर भारतीय नागरिकों का हक मार रहे थे, अब उनके घर के बाहर भी कानून का डंडा पहुंचने वाला है। इस वक्त पूरे बंगाल के बॉर्डर इलाकों में एक सन्नाटा पसरा है जो किसी बड़े तूफान के आने का संकेत दे रहा है। वहां की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो नई रणनीति बनाई गई है उसमें सबसे
सबसे अहम है गांव-गांव में फैले उस नेटवर्क को खत्म करना जो इन घुसपैठियों को पनाह देता था। इन कट्टरपंथियों की धमकियों का एक पहलू यह भी है कि वे भारत के भीतर रहने वाले एक विशेष समुदाय को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। वे सरेआम 40 करोड़ की संख्या का हवाला देकर देश के भाईचारे को आग लगाने की बात कर रहे हैं। यह सिर्फ एक विदेशी ताकत का हमला नहीं है, बल्कि यह हमारे आंतरिक लोकतंत्र को अस्थिर करने की एक मनोवैज्ञानिक लड़ाई भी है। प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे नेताओं का नाम बार बार लेना यह बताता है कि वे उस विचारधारा से डरे हुए हैं जो देश हित को सबसे ऊपर रखती है। बांग्लादेश के भीतर जो अल्पसंख्यक हिंदू रह रहे हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर भी अब भारत सरकार का रुख बेहद सख्त होने वाला है। अगर सरहद पार से एक भी कंकड़ उछाला गया तो उसका जवाब उसी भाषा में दिया जाएगा जिसे ये हमलावर समझते हैं। आज का नया भारत दुनिया की उन चुनिंदा ताकतों में शामिल है जो घर में घुसकर मारना जानते हैं। इस पूरे घटनाक्रम में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद और मानवाधिकार संगठनों की चुप्पी भी कई सवाल खड़े करती है। जब एक संप्रभु राष्ट्र के प्रधानमंत्री को सरेआम मारने की धमकी दी जाती है तो ये संस्थाएं मौन क्यों हो जाती हैं? क्या उन्हें नहीं दिखता कि दक्षिण एशिया में एक नया युद्ध भड़काने की तैयारी हो रही है? लेकिन भारत को अब किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। पश्चिम बंगाल की नई सरकार ने जो 45 दिन का अल्टीमेटम दिया है वह सिर्फ एक तारीख नहीं है बल्कि एक लक्ष्मण रेखा है। इसके बाद न कोई दलील सुनी जाएगी और न ही कोई अपील होगी। जो घुसपैठिए यहाँ बसे हैं उन्हें अपनी गठरी बांधनी ही होगी। भारत की सेना और बीएसएफ के जवान अब उस मोड़ में हैं जहां वे किसी भी आदेश का इंतजार किए बिना दुश्मनों के दांत खट्टे कर सकते हैं। हथियारों की टेस्टिंग की बात करने वाले बांग्लादेश को यह चेतावनी है कि भारतीय सेना के पास वो तकनीक और वो शौर्य है जिसका सामना करने की हिम्मत बड़े बड़े देश भी नहीं कर पाते। बंगाल की गलियों में जो परिवर्तन आया है वह केवल एक राजनीतिक जीत नहीं है, बल्कि वह उन लाखों पीड़ितों की जीत है जिन्होंने घुसपैठियोयों के जुल्म सहे हैं। अब जब न्याय की बारी आई है तो पड़ोसी मुल्क को दर्द होना लाजिमी है। हमें सतर्क रहना होगा क्योंकि ये धमकियां किसी भी वक्त फिदायीन हमलों या दंगों की शक्ल ले सकती हैं। बंगाल की धरती जो कभी क्रांतिकारियों की भूमि थी, उसे अब इन गद्दारों और घुसपैठियों के चंगुल से आजाद कराने का समय आ गया है। इस पूरे मसले पर आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि बांग्लादेश की इन धमकियों के पीछे कोई बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश है? क्या भारत को अब बिना किसी देरी के सीधे सैन्य कार्रवाई पर विचार करना चाहिए? अपनी राय हमें जरूर बताएं, क्योंकि आपकी आवाज ही इस देश की असली ताकत है। देश की सुरक्षा से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम सच को सिर्फ दिखाते नहीं बल्कि उसे उसकी गहराई तक जाकर आप तक पहुंचाते हैं। जय हिंद, जय भारत।